नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन के सहयोग की प्रशंसा की। कोविड महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक संगठन को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का सेतु बताया। पिछले 2 महीनों में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या कल सबसे कम 1,14,000 हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.67% हुई। कल 1,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों को अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से प्रतिदिन कोविड टीके लगाने की दर तिगुना करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले 3,727 व्यक्तियों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दी। और फ्रेंच ओपन टेनिस में क्वार्टर फाइनल के लिए सेरेना विलियम्स और डेनियल मेदवेदेव के मुकाबले आज। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती देशों के समूह बिम्स्टेक के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में कई मोर्चों पर इस समूह की प्रगति की सराहना की। श्री मोदी ने महामारी के समय निरंतर एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिम्स्टेक दिवस कोविड महामारी के कठिन दौर में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व चुनौती है और हम सबके लिए परीक्षा की घड़ी है। प्रधानमंत्री ने बिम्स्टेक के फ्रेमवर्क के तहत हाल के वर्षों में क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ोतरी पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने परिवहन संपर्क के लिए बिम्स्टेक मास्टर प्लान और बिम्स्टेक चार्टर को अंतिम रूप देने सहित विभिन्न मोर्चों पर इस समूह की प्रगति की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग की व्यापक क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि समूह ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का सेतु कायम करने और एक्ट ईस्ट तथा हिंद प्रशांत नीतियों पर अमल करने में भी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 2020 से 2025 के दौरान भारत में एथेनॉल मिश्रण की रूपरेखा के बारे में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। हमने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को 2025 तक पूरा करने का संकल्प किया है। पहले जब सोचा था तो ये सोचा था कि ये 2030 तक हम करेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से सफलताएं मिली हैं, जन सामान्य का सहयोग मिला है,
लोगों में जागरूकता आई है और हर कोई इसके महत्व को समझने लगा है और इसके कारण अब हमने 2030 में जो करना चाहते थे उसको 5 साल कम करके 2025 तक करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों के किसानों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को पकड़ने की चुनौती से निपटने के लिए सुदृढ़ और संगठित आर्थिक सहयोग प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि दुनिया को इस समय ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जो अपना देश छोड़कर किसी अन्य देश में भाग जाते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपायों और चुनौतियों के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने उम्मीद जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए अगले वर्ष की पहली तिमाही में निर्धारित मतदान सुचारू रूप से करा लिया जाएगा। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री चंद्रा ने कहा कि आयोग कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। देश में हर रोज सामने आने वाले नए मरीजों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति और बड़ी संख्या में मरीजों के स्वस्थ होने को देखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आशा व्यक्त की कि महामारी का संकट अब समाप्त हो जाएगा। I think that COVID is receding now, and I wish that it should be over very soon. And we will start our working, and we have started working also into that direction. That 5 states are there, and we will be conducting the elections in time as such. Because in these 5 states and in Bihar, we have conducted election during pandemic, and I am very sure that the pandemic will go out in very short time, as we are finding very less numbers, and the Commission is continuously watching as to how this comes out. But we will definitely work out and our strategies as to how the elections are to be conducted, and we will be conducting the elections in time. श्री चंद्रा ने कहा कि महामारी के दौरान भी आयोग ने सभी एहतियात बरतते हुए सुचारू मतदान के सभी उपाय किए। श्री चंद्रा ने कहा कि हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों और उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से आयोग के प्रयासों की सफलता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सुरक्षित चुनाव कराने के लिए अन्य उपायों के अलावा आयोग ने स्वास्थ्य के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की। Election Commission has chosen that a problem has come, so we should rise to that opportunity and we should use it. And we conducted the elections, all the due elections were duly conducted. But we had to take a lot of measures for that. And we started with number 1, that the polling stations which was used for 1,500 persons, we reduced the number of persons at the polling stations to 1,000. So by that we had to increase a lot of polling stations. In these 5 states alone, we had to increase around 80,000 new polling stations so that a safe distancing can be made. We made arrangements for thermal scanning. We made arrangement for the gloves, for the sanitizer, for all the possible things which can be utilized for that COVID repellent, like sanitization of the polling booths before the polling starts, the day before. We put a nodal officer of health. मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ इस विशेष भेंटवार्ता का दूसरा भाग आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आज रात 9:15 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त चैनलों पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकेगा। इस भेंटवार्ता का पहला हिस्सा कल रात प्रसारित किया गया था। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आयकर विभाग ऑनलाइन रिटर्न भरने का अपना नया पोर्टल www.incometax.gov.in कल से शुरू कर रहा है। ये पोर्टल करदाताओं को आधुनिक, सुविधाजनक और सुगम माध्यम प्रदान करता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नए करदाताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए इस पोर्टल से आयकर रिटर्न की तत्काल जांच हो जाती है और करदाताओं का भुगतान जल्द वापस हो जाता है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि नई कर भुगतान प्रणाली अग्रिम भुगतान की किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून के बाद आरंभ की जाएगी ताकि करदाताओं को कोई असुविधा न हो। सरकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का तत्काल अनुपालन करने का अंतिम अवसर दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि ट्विटर नियमों का पालन करने में विफल रहता है तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदारियों से छूट नहीं मिलेगी। यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय से केंद्रीय दल आज पश्चिम बंगाल जा रहा है।
इस दल का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। ये दल दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों का दौरा करेगा। सूत्रों ने बताया कि दल राज्य में 3 दिन तक रहेगा और ये पश्चिम बंगाल आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के केंद्र पर आरोप के लिए आलोचना की है। मीडिया से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का प्रावधान किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। श्री पात्रा ने कहा कि इसके कारण हजारों मजदूर इसके लाभ से वंचित हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य सरकार को घर पर राशन पहुंचाने की अनुमति देने की अपील की थी। उन्होंने पूछा कि दिल्ली सरकार जब इस योजना को शुरू करने वाली थी तो उससे कुछ ही दिन पहले केंद्र ने योजना पर रोक क्यों लगा दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन के सहयोग की प्रशंसा की। कोविड महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक संगठन को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का सेतु बताया। पिछले 2 महीनों में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या कल सबसे कम 1,14,000 हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.67% हुई। कल 1,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों को अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से प्रतिदिन कोविड टीके लगाने की दर तिगुना करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले 3,727 व्यक्तियों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दी। और फ्रेंच ओपन टेनिस में क्वार्टर फाइनल के लिए सेरेना विलियम्स और डेनियल मेदवेदेव के मुकाबले आज। उपचाराधीन कोविड रोगियों की संख्या में धीरे धीरे कमी आने के साथ ही देश इस महामारी से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर है। आज लगातार 10वें दिन नए मरीजों की संख्या 2 लाख से काफी कम दर्ज हुई है। कल देश भर में 1,89,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए, जबकि 1,14,460 लोगों में संक्रमण का पता चला। संक्रमण के नए मरीजों की संख्या पिछले लगभग 2 महीने में सबसे कम है। इसके साथ ही देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 93.67% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 14,77,000 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 36 करोड़ 47 लाख से ज्यादा कोविड जांच की जा चुकी है। परिषद ने बताया कि कल देश भर में 20,36,000 नमूनों की जांच के साथ ही दैनिक जांच का नया रिकॉर्ड बना है। वर्तमान में देश भर में 2,624 प्रयोगशालाएं कोविड नमूनों की जांच के कार्य में लगी हुई हैं। भारत ने कोविड वैक्सीन अभियान के तहत 23 करोड़ से अधिक डोज देने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 33,53,000 कोविड के टीके लगाए गए। इनमें से करीब 30 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई, जबकि 3,53,000 लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से अब तक 24 करोड़ से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड टीकों की 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा खुराक अब भी उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे,
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में तेजी से टीकाकरण चल रहा है। अब तक 2 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। सरकार ने जून में 1 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से वर्तमान टीकाकरण का समय तिगुना करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान के लिए वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि महिला टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कल सोमवार से हर जनपद में 2 महिला विशेष टीकाकरण बूथ शुरू किए जा रहे हैं। वहीं राज्य में 71 जनपदों में जहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से नीचे आ गई है, वहां कोरोना आंशिक कर्फ्यू में कल सोमवार से ढील दी जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश में शनिवार और रविवार को कोरोना के चलते साप्ताहिक बंदी रहती है। इस समय राजधानी लखनऊ सहित मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर जनपदों में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं है, क्योंकि इन जनपदों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 600 से अधिक है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने राज्य में कोविड से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकट संबंधी को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की है। अभी तक 3,727 मृतकों के परिवारों को अनुग्रह राशि दी जा चुकी है। ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि राज्य में अब तक कोविड से 5,340 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। श्री पांडेय ने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो राज्य में कोविड संक्रमण से मरने वालों की जानकारी दें। इस बीच बिहार में कोविड के नए मामलों में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98% हो गई है, जबकि संक्रमण की दर घटकर 0.88% रह गई है। राज्य में फिलहाल 9,627 रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में 6,97,229 से अधिक लोग कोविड से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 1,007 नए रोगी सामने आए और कल 1,667 लोग ठीक हुए। राज्य में 1 करोड़ 10 लाख 43 हजार लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में कोविड की आशंकित तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। वे भोपाल में कोरोना रोकथाम उपायों की समीक्षा कर रहे थे। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण से कल 38 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,225 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। पॉजिटिविटी दर घटकर 0.8% हो गई है। कल राज्य में 81,812 परीक्षण किए गए, जिनमें से 718 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,344 हो गई है। इस आधार पर राज्य देश में 19वें स्थान पर आ गया है। बुरहानपुर, भिंड, आगरमालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर और मंडला के 6 जिलों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। 52 में से 44 जिलों में 10 से कम कोरोना के मामले सामने आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 996 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 3,004 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में पिछले 3 महीनों में पहली बार संक्रमण के नए मामलों की संख्या 1,000 से नीचे दर्ज की गई है। अब तक 7,85,378 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 96.32% हो चुकी है। सबसे अधिक 142 नए मामले अहमदाबाद में सामने आए, जबकि वडोदरा में 132 मामले दर्ज हुए। कल राज्य में 15 मरीजों की मृत्यु हो गई। राज्य में 20,087 सक्रिय मामले हैं। गुजरात में कल 2,63,507 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इनमें से करीब 2 लाख 18 से 44 आयु वर्ग के युवा थे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 3 महीने में पहली बार 95% हो गई है। संक्रमित होने वालों की संख्या भी कम हो रही है। कल सबसे कम 13,659 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंध तथा टीकाकरण अभियान का विस्तार और कोविड नियमों के अनुपालन के प्रति बढ़ने वाली जागरूकता के परिणाम नजर आ रहे हैं और स्थिति में सुधार जारी है। कल 3 महीनों में पहली बार मरीज ठीक होने का दर 95% से ऊपर पहुंच गया और नए मरीजों की सबसे कम संख्या दर्ज हुई। कल 21,776 मरीज ठीक हुए और अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 55,28,834 पर पहुंच गई। कल राज्य में 300 लोगों की मृत्यु हुई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,88,027 तक कम हुई है। कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हर रोज पाए जाने वाले मरीजों की संख्या और एक्टिव केसेस की संख्या पर नियंत्रण रखने में कामयाबी मिली है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में 12 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन का परीक्षण आज नागपुर में शुरू हुआ। इसके बारे में टीका परीक्षण कार्यक्रम के मुख्य संयोजक और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसंत खालटकर ने बताया कि परीक्षण के लिए लगभग 100 बच्चों का पंजीकरण किया गया, जबकि उनमें से 50 का अंतिम रूप से चयन किया गया है, जिन्हें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दूसरी खुराक 28 दिन बाद दी जाएगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और लैक्साई लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कोविड के उपचार के लिए पेट के कीड़ों की दवा निक्लोसअमाइड का दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। इनको भारतीय औषध महानियंत्रक से नियामक मंजूरी मिल चुकी है। केशव कृपा संवर्धन समिति अभ्युदय नामक परियोजना के तहत देश के दूर दराज के गांवों में कोविड राहत कार्य का नेतृत्व कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीति आयोग के अंतर्गत पंजीकृत ये स्वयंसेवी संगठन साल भर से जारी महामारी के प्रकोप के दौरान राहत कार्यों में योगदान कर रहा है। ये सेवा संगठन कोरोना संक्रमण के फैलने के पश्चात राहत सामग्री पहुंचाने में मदद कर रहा है। कर्नाटका के अलावा नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर लोगों को भी संस्था से मदद मिल रही है। अभ्युदय संस्था के कार्य प्रमुख लक्ष्मी नारायणा जी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उनके द्वारा डॉक्टर्स, नर्सेस और मेडिकल सहायक की पूर्ति के अलावा आवश्यक सामग्री जैसे PPE किट, मास्क और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को भी सरकारी अस्पतालों को दिया जा रहा है। अभ्युदय के लगभग 200 स्वयंसेवक कर्नाटक के ग्रामीण प्रदेश में सहायता करने के लिए जुड़े हुए हैं। हजारों लोगों के लिए ताजा भोजन, पानी और दवाइयां भी मुफ्त में दिए हैं। हर रोगी के लैब टेस्ट करवाने के लिए अन्य लाभों के साथ करारनामा करके सहायता कर रहे हैं। अभ्युदय ने जम्मू कश्मीर के सीमा प्रदेश का ग्रामीण लोगों के लिए हजारों मेडिसिन किट्स और सुरक्षता किट वितरण करने का व्यवस्था किया है। ये संगठन रेलवे, पुलिस और बेंगलुरु महानगर पालिका के साथ भी संक्रमण नियंत्रण संबंधी काम में साथ दे रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। आज का संस्कृति संदेश हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सुनील दत्त की जयंती पर उन्हें समर्पित है। मित्रों, आज 6 जून है। हिंदी फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त का जन्मदिन। 1929 में जन्मे सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। इन्होंने हिंदी के अलावा पंजाबी की भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया। सुनील दत्त का जन्म आजादी से पहले पंजाब राज्य के झेलम जिले के खुर्दी गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बंटवारे के दौरान इनका परिवार भारत आ गया। सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से शिक्षा पाई और जीवन यापन के लिए बेस्ट में कंडक्टर की नौकरी भी की। इसके बाद इन्होंने रेडियो सिलोन पर एक उद्घोषक के रूप में भी काम किया, जहां ये बहुत लोकप्रिय हुए। इसके बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों में अभिनय करने की ठानी और बम्बई आ गए। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन इनकी पहली फिल्म थी, पर 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का स्टार बना दिया।
डाकुओं के जीवन पर इन्होंने स्वयं भी एक फिल्म बनाई जिसका नाम था मुझे जीने दो। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए वर्ष 1964 में उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उसके 2 ही वर्ष बाद 1966 में खानदान फिल्म के लिए उन्हें एक बार फिर इसी फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने फिल्मी करियर में सुनील दत्त ने हिंदी फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी। इनमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, खानदान और 1967 में बनी पड़ोसन तथा हमराज प्रमुख फिल्में हैं। फिल्मों के अलावा इन्होंने भारतीय राजनीति में भी सार्थक भूमिका निभाई। मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2005 तक वे खेल और युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। सरकार ने 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 25 मई 2005 को मुंबई में हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। सुनील दत्त की बहुमुखी प्रतिभा और उनके समाज सेवी व्यक्ति आज ही मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का भी जन्मदिन है। 6 जून 1919 को पाकिस्तान के जिला गुजरात के जलालपुर जट्टन गांव में जन्मे राजेंद्र कृष्ण के फिल्मी करियर की शुरुआत 1940 के दशक के मध्य में तब हुई जब वो पटकथा लेखक बनने मुंबई पहुंचे। 1947 में पहली बार उन्होंने जनता नामक फिल्म की पटकथा लिखी। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में गीत लिखे। उनके गीतों में जादूगर सैया, छोड़ दे भैया, चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है, वो भूली दास्तां, लो फिर याद आ गई, मेरे महबूब, कयामत होगी जैसे कई मशहूर गाने शामिल हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के आकलन के लिए 70 मानदंडों के साथ प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक की शुरुआत की है। संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक वर्ष 2019 में प्रकाशित हुआ था। फ्रेंच ओपन टेनिस में क्वार्टर फाइनल के लिए सेरेना विलियम्स और डेनियल मेदवेदेव के मुकाबले आज होंगे। टूर्नामेंट में वर्तमान चैंपियन राफेल नडाल और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में पहुंच गए हैं। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन इगा स्वियातेक ने सोनिया की अन्ना कोंतावीत को हराकर अंतिम 16 में अपना स्थान पक्का किया। चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्राउसोवा ने चौथे दौर में जगह बनाई। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने डेनियले कॉलिंस को हराकर चौथे दौर में प्रवेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक दिवस पर क्षेत्रीय संगठन के सहयोग की प्रशंसा की। कोविड महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बिम्स्टेक को दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सहयोग का सेतु बताया। पिछले 2 महीनों में दैनिक नए कोविड मरीजों की संख्या कल सबसे कम 1,14,000 हुई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.67% हुई। कल 1,89,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 23 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। केंद्र ने राज्यों को अब तक 24 करोड़ 60 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई से प्रतिदिन कोविड टीके लगाने की दर तिगुना करने का निर्देश दिया। बिहार सरकार ने कोविड से जान गंवाने वाले 3,727 व्यक्तियों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2019-20 का प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी करने की मंजूरी दी। और फ्रेंच ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल के लिए सेरेना विलियम्स और डेनियल मेदवेदेव के मुकाबले आज।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।